आइए आज हम बात करते हैं पेरिकार्डियम की। तो देखिए पेरिकार्डियम क्या होती है, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है हार्ट की, ठीक है। तो हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से एक कवरिंग होती है, जैसे होता है ना हमारे यहाँ कोई कीमती सामान होता है उसके ऊपर से हम प्रोटेक्टिव चीज लगा देते हैं, जैसे हमारा मोबाइल है तो महंगा मोबाइल है जो भी है तो ऊपर से हम कवर लगा देते हैं, तो वही पेरिकार्डियम काम करती है। जो हार्ट है ना, तो हार्ट को कुछ डैमेज ना हो तो ऊपर से इसको एक कवरिंग होती है, इसी को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। और पेरिकार्डियम में देखिए 3 लेयर होती है, ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर और फ्रॉम आउटर टू इनर। तो आउटर टू इनर यहाँ बताया गया कि सबसे बाहर फाइब्रस लेयर होती है। तो जाहिर सी बात है ना कि जब हम कोई चीज प्रोटेक्ट करते हैं तो सबसे बाहर जो सबसे हार्ड चीज होती है उसको पुट करते हैं, उसके अंदर कुछ मुलायम, उसके अंदर सबसे मुलायम चीज, ताकि बाहर से कोई डैमेज ना हो। क्योंकि अगर अंदर ही हम हार्ड चीज कर देंगे ना तो ये जो हमारे मेन चीज है, हमारे जो मेन फोन है, मेन जो हमारा हार्ट यहाँ पे जो है ये डैमेज होने लगेगा। इस वजह से बाहर जो होता है फाइब्रस होता है, फिर उसके अंदर पैराइटल होता है, फिर विसरल होता है। विसरल वाला बहुत ही मुलायम होता है, बिल्कुल हार्ट से चिपका हुआ। तो यही यहाँ पे बताया गया कि सबसे बाहर फाइब्रस होता है। तो देखिए ये फाइब्रस पेरिकार्डियम है, यहाँ पे ये देखिए फाइब्रस पेरिकार्डियम ये वाला हो गया, और उसके अंदर ये देखिए ये पैराइटल पेरिकार्डियम है, ठीक है। तो पैराइटल पेरिकार्डियम, और ये देखिए इसको हम बोलते हैं एपिकार्डियम या विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। तो ये एपिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम के बीच में देखिए गैप है, क्योंकि ये जो है ना ये प्रोटेक्टिव होती है। बाहर से कोई फोर्स आ रहा है, कुछ आ रहा है, कोई हिल रहा है तो जर्क जो है ना सारा यही शॉक एब्जॉर्ब हो जाए, और अंदर वाली जो है ये विसरल पेरिकार्डियम है जिसको हम एपिकार्डियम बोल रहे हैं, इस पे कोई ना इफेक्ट आए, क्योंकि इस पे इफेक्ट आएगा तो हमारी मायोकार्डियम जो है इस पे नुकसान होगा। इसी वजह से यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे पेरिकार्डियल स्पेस होता है, ठीक है। तो ये देखिए पेरिकार्डियल स्पेस है, यानी पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम जिसको हम एपिकार्डियम बोल रहे हैं, इसके बीच में स्पेस होता है, इसी को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेरिकार्डियल स्पेस। तो ये चीज हो गई। और देखिए यहाँ बताया भी गया कि पेरिकार्डियल स्पेस लाइज बिटवीन पैराइटल पेरिकार्डियम एंड एपिकार्डियम यानी विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। तो विसरल पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम के बीच में पेरिकार्डियल स्पेस होता है। हम बताएं इसका काम क्या होता है कि बाहर से कुछ शॉक आ रहा है, कोई जर्क आ रहा है तो ये एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो ये होता है हमारा पेरिकार्डियम, और यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हम कार्डियक टेम्पोनेट की बात करते हैं ना, तो कार्डियक टेम्पोनेट में इसे बहुत तेजी से ब्लड फील होने लगता है। जब बहुत तेजी से ब्लड फील होने लगेगा तो देखिए से मान लो हमारी ये हार्ट है ना, ये देखिए हार्ट है और ये हमारी पेरिकार्डियम है, ठीक है। तो पेरिकार्डियम की दोनों लेयर हम यहाँ पे बनाते हैं, देखिए ऐसे दोनों कार्ड है। अब यहाँ पे नॉर्मली फ्लूइड जो है उसकी रेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल फ्लूइड तो है, लेकिन जैसे ही कार्डियक टेम्पोनेट होगा तो यहाँ पे ज्यादा फ्लूइड होगा तो ये अंदर ढकेलेगी, तो अंदर ढकेलेगी तो देखिए यहाँ जो हार्ट का वॉल्यूम है ये कम हो जाएगा। तो यही यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि कार्डियक टेम्पोनेट में होता क्या है। तो आगे हम बात करेंगे इस पे, ठीक है। इस वजह से फोकस नहीं कर रहे हैं, बस ये बता रहे हैं पेरिकार्डियल स्पेस में क्या होता है कि रैपिड ब्लड एक्युमुलेशन इन कार्डियक टेम्पोनेट। तो कार्डियक टेम्पोनेट में इसी पेरिकार्डियल स्पेस में हमको रैपिड ब्लड एक्युमुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए नर्व सप्लाई की बात की जा रही है। इस पेरिकार्डियम की जो पेरिकार्डियम 3 लेयर की है, इसके नर्व सप्लाई की बात की जा रही है। तो ये फ्रेनिक नर्व से होती है, ठीक है। तो इनर्वेटेड बाय फ्रेनिक नर्व, तो फ्रेनिक नर्व से इनर्वेटेड होती है। इसी वजह से देखिए यहाँ पे एक क्लिनिकल पॉइंट बताया गया कि अगर हमको पेरिकार्डाइटिस देखने को मिला ना, तो पेरिकार्डाइटिस में हमको क्या देखने को मिलेगा, कैन कॉज रेफर्ड पेन टू द नेक। तो इसका जो पेरिकार्डाइटिस का पेन होगा ये नेक तक रेफर करेगा, आर्म में रेफर करेगा, और हो सकता है एक या दोनों शोल्डर में ये रेफर करे, ठीक है। और मोस्टली होता है लेफ्ट शोल्डर में रेफर करता है, क्योंकि हार्ट जो होता है हमारा ना लेफ्ट साइड से जुड़ा होता है, इस वजह से मोस्टली होता है लेफ्ट साइड का हमको शोल्डर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तो देखिए हम बार बार बताते आ रहे हैं कि ये जो हमारी फ्रेनिक नर्व होती है इसकी रूट वैल्यू C3, C4 और C5 होती है। इसको हम कई बार एक ही निमोनिक बताएं, फिर से यहाँ पे देखो निमोनिक हम पुट कर दिए कि C3, C4, C5 कीप्स द डायफ्राम अलाइव, ठीक है। इस तरह हम याद रखेंगे। तो देखिए अलाइव C3, C4, C5, तो C3, C4, C5 कीप्स द डायफ्राम अलाइव, तो डायफ्राम को ये सप्लाई करती है, ठीक है। मेनली जो C3, C4, C5 यानी फ्रेनिक नर्व होती है ये डायफ्राम को सप्लाई करती है, लेकिन ये पेरिकार्डियम को भी सप्लाई करती है। और यहाँ पे देखिए इसकी रूट वैल्यू क्या है कि C3, C4, C5। इसी वजह से इसका जो पेन होता है देखिए हमको यहाँ आर्म में भी देखने को मिलता है, नेक में भी देखने को मिलता है, और शोल्डर में भी देखने को मिलता है, ठीक है। और ऑफन लेफ्ट साइड होता है। तो यहाँ पे ये बता दिया गया। और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे बताएं कि ये पेरिकार्डियाइटिस हमको देखने को क्यों मिलता है। तो बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलता है, तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो थे हम यहाँ पे पुट कर दिए ताकि हमको आसानी रहे हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखिए एसएलई में हमको पेरिकार्डियाइटिस देखने को मिलता है, और एसएलई में मोस्ट कॉमन कार्डियक मैनिफेस्टेशन जो होता है ना, एसएलई में कई चीजें देखने को मिलती है, उसमें से मोस्ट कॉमन जो होता है हमारे कार्डियक मैनिफेस्टेशन में पेरिकार्डाइटिस ही होता है। और यहाँ पे देखिए हमको टेम्पोनेट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। बिना टेम्पोनेट के हमको पेरिकार्डाइटिस देखने को मिलेगा। इसी तरीके से देखिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी हमको विदाउट टेम्पोनेट पेरिकार्डाइटिस देखने को मिलता है, ठीक है। और ये पोस्टमार्टम फाइंडिंग होती है। तो पोस्टमार्टम फाइंडिंग रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हमको पेरिकार्डाइटिस देखने को मिलता है। और इसी तरीके से जॉगरेन सिंड्रोम में भी हमको पेरिकार्डाइटिस देखने को मिलता है, और रोमैटिक फीवर में भी हमको पेरिकार्डाइटिस देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमको ब्रेड एंड बटर पेरिकार्डाइटिस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पेरिकार्डाइटिस की बात आई, तो यहाँ पे इसको हम क्लियर कर दिए, ठीक। तो ये सारी चीजें हो गई। और देखिए हम यहाँ पे ये सारी चीजें एक बार फिर से दिखा दें आपको। ये देखिए हमारी फाइब्रस पेरिकार्डियम हो गई सबसे बाहर ये वाली, उसके बाद फिर ये देखिए हमारी
पैराइटल पेरिकार्डियम और ये देखिए हमारी विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है, इसको हम एपिकार्डियम बोले। और ये पेरिकार्डियल स्पेस हो गया, हम बताएं कार्डियक टेम्पोनेट के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होती है। और फिर उसके बाद अंदर ये देखिए ये हमारी मायोकार्डियम हो गई, ठीक है, तो मायोकार्डियम और उसका फिर एंडोकार्डियम, ठीक। तो ये हार्ट की भी देखिए हम 3 लेकर दिखा दिए, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। और यहाँ पे देखिए एपिकार्डियम देखिए इसी के जस्ट नीचे हमारी जो होती है यानी विसरल पेरिकार्डियम के जस्ट नीचे हमारी कोरोनरी वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये चीज हो गई। और यहाँ पे देखिए अब एक चीज और हम यहाँ पे हार्ट के एनाटॉमी से इंपॉर्टेंट था जो यहाँ पे नहीं बताया गया था, बता दे रहे हैं, ठीक है, बस इंपॉर्टेंट पे हम फोकस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या किए हैं कि ये जो हमारी पेरिकार्डियम है ना, पेरिकार्डियम का एक थैली होती है, तो थैली के अंदर हार्ट रखा रहता है, तो हार्ट को हम बाहर निकाल दिए। हार्ट को बाहर निकालने के बाद यहाँ पे 2 साइनस बनते हैं, एक ऑब्लिक साइनस और एक ट्रांसवर्स साइनस, यही दोनों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये देखिए असेंडिंग एओर्टा है और ये पल्मोनरी ट्रंक है, ठीक है, यहाँ जहां से निकलती है ना, तो यहाँ पे देखिए एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से, देखिए ये एक ट्यूब का फॉर्मेशन ऐसे होता है, ठीक है, एक ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ और इसको हम बोलते हैं आर्टेरियल ट्यूब, क्योंकि पल्मोनरी ट्रंक जो होती है ये भी आर्टरी होती है और असेंडिंग एओर्टा ये दोनों आर्टरी है, इस वजह से इसको आर्टेरियल ट्यूब बोलते हैं। तो ये दोनों ही हुआ। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए एक और साइनस प्रेजेंट होता है, ये देखिए ऐसे होता है, ये साइनस ऐसे 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 करके ऐसे साइनस प्रेजेंट होता है, देखिए ये पूरा बना, ये ऐसे साइनस प्रेजेंट होता है और इसको हम बोलते हैं वेनस ट्यूब, ठीक है। तो ये जो वेनस ट्यूब होता है ये देखिए चारों पल्मोनरी वेन जो होती हैं इनको कवर किया रहता है, इंफीरियर वेना को कवर किया रहता है और सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग, इन सबको कवर किया रहता है। तो ये हम देखते हैं ना कि जब कोई चीज किसी चीज में घुसती है ना, यहाँ पे जहाँ पे सारी एंट्री है, हार्ट हमारा पूरा रिमूव हो गया, खाली एंट्री पे हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो ये विसरल पेरिकार्डियम है, विसरल पेरिकार्डियम में यहाँ पे से ट्यूब लाइक का फॉर्मेशन होता है, तो यही हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये हमारा आर्टेरियल ट्यूब हो गया और ये हमारा वेनस ट्यूब हो गया, ठीक है। तो वेनस ट्यूब में देखिए हमारी चारों पल्मोनरी वेन, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा ये सारी होती हैं। तो यहाँ पे इसका फायदा क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा आर्टेरियल ट्यूब है ना, ये देखिए आर्टेरियल ट्यूब और ये हमारा ये वेनस ट्यूब जो है ऐसे ऐसे पूरा करके वेनस ट्यूब देखिए ऐसे ये है ना पूरा। तो यहाँ पे बीच में देखिए आपको एक साइनस देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये साइनस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइनस, देखिए इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स साइनस। और ये ट्रांसवर्स साइनस ना जब हम सर्जरी वगैरह करते हैं ना, तो यहाँ पे हम इसको लाइगेट कर देते हैं, इसको लाइगेट कर देते हैं ताकि हमारा असेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक ये हम क्लोज कर दे। तो यही है कि लाइगेशन ऑफ असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक हम इसी ट्रांसवर्स साइनस के उससे करते हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए ये आर पार ये स्पेस होता है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे हम ट्रांसवर्स साइनस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लाइगेशन में करते हैं सर्जरी में। और यहाँ पे देखिए ये जो हमारी चारों पल्मोनरी वेन है, चारों पल्मोनरी वेन के बीच में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक साइनस है और इस साइनस को हम बोलते हैं ऑब्लिक साइनस। तो ये ऑब्लिक साइनस का काम क्या होता है कि यहाँ पे देखिए हम पीछे बता के आए हैं कि ये देखिए लेफ्ट एट्रियम हमारी जो होती है ना सबसे पीछे साइड होती है और यहीं पे हमारा ईसोफेगस होता है। तो ईसोफेगस हमको कंप्रेस होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है जब भी लेफ्ट एट्रियम की साइज बड़ी होती है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये लेफ्ट एट्रियम क्यों नहीं कंप्रेस करती है ईसोफेगस को, हालांकि लेफ्ट एट्रियम जो होती है ये कॉन्ट्रैक्ट करती है और फैलती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है और फैलती है, यानी सिस्टोल और एस्टोल नहीं करती है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ईसोफेगस को नहीं कंप्रेस करती है। उसका मेन रीजन जो है वो यही है कि यहाँ पे जो हमारा ट्रांसवर्स साइनस है ना, ये ट्रांसवर्स साइनस स्पेस प्रोवाइड करता है, इस वजह से जब लेफ्ट एट्रियम एक्सपेंड करती है तो ये कंप्रेस नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके बिल्कुल यहाँ पे जो होता है ईसोफेगस प्रेजेंट होता है, ये जो ग्रूव आपको दिख रहा है ना ये ईसोफेगस का ही ग्रूव है, तो ईसोफेगस यहीं प्रेजेंट होती है। लेकिन ये जो साइनस होता है ना यही प्रिवेंट करता है कि लेफ्ट एट्रियम जो है ये ईसोफेगस को कंप्रेस ना करे, क्योंकि यहाँ पे हमारी लेफ्ट एट्रियम होती है, ठीक है, सबसे पीछे के साइड। तो सबसे पीछे के साइड लेफ्ट एट्रियम होती है और लेफ्ट एट्रियम ईसोफेगस को ना कंप्रेस करे, इसमें मेन रोल जो होता है ये ऑब्लिक साइनस का होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख भी दिए कि अलाउस लेफ्ट एट्रियम टू एक्सपेंड विदाउट कंप्रेसिंग ईसोफेगस। तो ईसोफेगस को कंप्रेस किए बिना लेफ्ट एट्रियम जो होती है एक्सपेंड हो जाती है इसी ऑब्लिक साइनस के मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें बता दिए। तो ये हमारा पेरिकार्डियम का टॉपिक कंप्लीट हो गया। पेरिकार्डियम हम बता दिए कि 3 लेयर होती है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम, जिसको हम एपिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात की कि यहाँ पे एपिकार्डियम के बाद फिर हमारी मायोकार्डियम हो गई और एंडोकार्डियम हो गई। एंडोकार्डियम सबसे अंदर वाली लेयर हो गई। और फिर यहाँ पे हम दिखाए कि एपिकार्डियम यानी विसरल पेरिकार्डियम के नीचे ही हमारी कोरोनरी वेसल्स होती हैं। और हम ये बताएं कि दोनों पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में जो स्पेस होता है इसको हम पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं और कार्डियक टेम्पोनेट के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये बताएं कि पेरिकार्डियम की जो इनर्वेशन होता है ये हमारे फ्रेनिक नर्व से होता है। इसी वजह से पेरिकार्डाइटिस के केस में हमको नेक, आर्म और बोथ शोल्डर में पेन का रेडिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता दिए और इसका निमोनिक भी एक बार फिर से हम रिकॉल करा दिए, C3, C4, C5 कीप्स डायफ्राम अलाइव, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको हम याद रखेंगे।